सर बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 हाउस। सर जहां पर भी कैपिटल लगा हुआ है ना, उसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है बाजार में, चाहे कैपिटल मार्केट वाली थीम हो या फिर कैपिटल गुड्स वाली। कैपिटल गुड्स में आपको लगता है सर कि जो मोमेंटम हम देख रहे हैं अभी ये थमेगा नहीं, और जिस तरह से कैपेक्स मजबूत है प्राइवेट और सरकारी दोनों, अभी ये शेयर और चलने वाले हैं? तो आई थिंक वेरी गुड डिस्कशन अभिषेक। सबसे पहले तो, और आपने जो पर्टिनेंट पॉइंट्स और इन्फॉर्मेशन जो रखी है सामने व्यूअर्स के सामने, बहुत काफी अहम रखती है वो इन्फॉर्मेशन। मेरा ऐसा मानना है कि जो आज की तारीख के अंदर एक सबसे सुरक्षित जगह जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट करने की, वो पावर और पावर एंसिलरी के साथ में जुड़े हुए जो भी बिजनेसेस है वो उनके साथ में आई थिंक एक सुरक्षित जगह है। तो मोस्ट ऑफ द फंड्स टुडे दे आर फॉलोइंग दिस थीम। बिकॉज दे आर फॉलोइंग दिस थीम, तो ज्यादातर आपको यहाँ पे फंड्स का बाइंग के हिसाब से ये कंपनी के दाम शूट अप होते दिख रहे हैं, और बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक योर वैल्यूएशंस आर आल्सो गोइंग इन अ सिस्टमैटिकली अपसाइड मैनर। तो ज्यादातर मैं ऐसा समझता हूँ कि फंडामेंटल जो आपने बताया वो सही है, बट मार्केट के अंदर आई थिंक पार्टिसिपेशन ज्यादातर ये सेक्टर की तरफ होना संभवित था और हो रहा है। तो ये हिसाब से मार्केट के अंदर शेयर के दाम बढ़े, वैल्यूएशन महंगे हुए, तो एक उसका पहला रैशनल हो गया। नाउ द सेकंड पार्ट जो इसका आपका क्वेश्चन था, ओवरऑल आई थिंक बिजनेस एनवायरनमेंट रिमेंस एब्सोल्युटली वेरी कन्विंसिंग एंड कंड्यूसिव, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगले 5 साल का भी रोड मैप आप देखो तो मोस्ट ऑफ द कैपिटल गुड्स कंपनीज, particularly within that the companies which are with the power and power utilities business के साथ में जो जुड़ी हुई है कंपनियां, उनके लिए आई थिंक काफी हद तक मार्केट के अंदर एक एक्सपेक्टेशन बना है कि दे विल बी मूविंग फास्टर कंपेयर टू अदर्स। तो आई थिंक दैट इज पॉइंट आई थिंक व्हिच वी आर ड्राइविंग हियर। मैं ऐसा समझता हूँ कि इंडिविजुअल कंपनीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देना जरूरी बनता है, ना कि आपको ओवरऑल पूरा सेक्टर को बाय करना है, बट इंडिविजुअल कंपनीज विद इन दिस सेक्टर आई थिंक दे लुक रिलेटिवली मोर इंटरेस्टिंग फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। तो उसके ऊपर ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। देवेंद्र सर, गुड आफ्टरनून। मानसी दिस साइड। और दो चीज क्विकली आपसे मैं समझना चाहूंगी। मेक इन इंडिया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जैसे कई सारे कदम उठाकर सरकार ने सेक्टर की बेहतरी के लिए बहुत कुछ किया है सर। सो सरकार का इंफ्रा और केपिक्स पुश, क्या ये मल्टी ईयर सुपर साइकिल की शुरुआत है? और साथ ही अगर इन सेगमेंट्स को भी और ज्यादा डाइसेक्ट करें, रेलवे, डिफेंस, पावर और डेटा सेंटर डिमांड, इनमें से कौन सा सेगमेंट आने वाले 3 से 5 साल में सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर आपके हिसाब से बनेगा? So again, Mansi, very pertinent question. मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक इसके अंदर एक या दूसरे को हम लोग प्रायोरिटी नहीं दे सकते, क्योंकि इट्स ओवरऑल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डूइंग। करीबन 11.5 लाख करोड़ का जो एक्सपेंडिचर प्रोग्राम है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, उनके अंदर ये सब सब्जेक्ट समावेश हो जाते हैं। And majority of this particular money is, as I said, I think largely related to power and power utility businesses. क्योंकि आपने मेंशन किया डेटा सेंटर का, अगर डेटा सेंटर को संभवित भी होना है अगले 5 साल के अंदर, वर्ल्ड की कैपेसिटी डेटा सेंटर की करीबन 45-50 गीगावाट से बढ़ के 250 गीगावाट से 260 गीगावाट के बीच में होने जा रही है। तो अगर 5 times कैपेसिटी एक्सपेंशन इज टेकिंग प्लेस इन डेटा सेंटर, तो उसके साथ में कंपनीज लाइक लार्सन का कारोबार जुड़ेगा, उसके साथ में कंपनीज लाइक थर्मेक्स का कारोबार जुड़ेगा, उसके साथ में कंपनीज लाइक पॉलीकैप केबल्स का कारोबार जुड़ेगा। तो अलग अलग कंपनियों को उसके साथ में आपको जुड़ना पड़ेगा, एंड ईच ऑफ दिस कंपनीज विल हैव अ लार्जर अमाउंट ऑफ बिजनेस टू एग्जीक्यूट गोइंग फॉरवर्ड। तो शायद आप कोई एक सेक्टर को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दे सकते हो, आपको इंडिविजुअल कंपनी ढूंढनी पड़ेगी। Similarly, I can explain this a particular answer by way of I think putting across one railway जिसकी आपने बात की, या डिफेंस जिसकी आपने बात की, या माइनिंग which you may want to talk about. So maybe I think each of these particular areas उसके अंदर इंडिविजुअल कंपनी के साथ में बात करनी पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कि I think some of these companies which are likely to be beneficiary, उनके लिए I think समय अच्छा जा रहा है। Maybe if I have to put across one particular subject before you, जिसकी शायद चर्चा करनी जरूरी बनती है, आई थिंक पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन सेगमेंट जो है उसको सबसे बड़ा फायदा होने वाला है हमारे व्यू पॉइंट से।
क्योंकि एक तरफ आप रिन्यूएबल सोर्स में से पावर बनाते हो, सोलर है, विंड है, बायोगैस है, अभी स्मॉल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, या ग्रीन हाइड्रोजन जिसकी हम बात कर रहे हैं, उनमें से जो पावर निकलेगा और जो थर्मल पावर, हाइड्रो पावर जो भी आज की तारीख में आई थिंक हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो पावर को आपको ट्रांसमिट करना है, तो यू विल बी रिक्वायरिंग द कंपनीज व्हिच आर हैविंग द स्पेशलाइजेशन इन द बिजनेस ऑफ ट्रांसमिटिंग दिस पावर। सो वहां पे आपको शायद सीमेंस, एबीबी, हिटाची एनर्जी, सीमेंस एनर्जी, GE T&D काइंड ऑफ कंपनीज को मिलेगी। बट मोर इम्पोर्टेंट जो कंपनियां ट्रांसमिशन कर रही है, जैसे companies like Adani Energy Solution, Power Grid, those kind of companies are basically involved in transmission. They are going to be evacuating the power from the generating source and transferring this power to the last mile. So मैं ऐसा समझता हूँ कि I think वहाँ पे कभी opportunity अच्छी मिलनी जानी चाहिए. Some of the large investors probably may want to choose that particular area as well. ऐसा मेरा मानना है. बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट सर आपने दिए हैं कि डेटा सेंटर की जो वैल्यू चेन में जो कंपनीज आती हैं उन पर फोकस करना चाहिए, और पावर में जो T&D वाली कंपनी है यानी कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनीज हैं उनमें मौके तलाशने चाहिए और वहां पर शायद फेयर वैल्यू मिल सकता है। देवेंद्र सर, एक सवाल और मेरा ये है कि पहले एग्जीक्यूशन के चैलेंजेस काफी होते थे कि ऑर्डर बुक तो दिख जाती थी बड़ी, बट एग्जीक्यूशन के चैलेंज होने से फिर बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता था मामला। ये जो चुनौती थी कितनी दूर हुई है सर, एक तो आप ये जवाब दीजिए, और दूसरी चीज कि लिस्ट लंबी है कैपिटल गुड स्टॉक्स की, अगर हमें 3 शेयर चुनने हो, 3 या 4, तो आपके हिसाब से पसंदीदा वो शेयर कौन से हैं जहां पर वैल्यूएशन का कंफर्ट अभी भी है? वैल्यूएशन का कंफर्ट नहीं है, वो हकीकत है, बिकॉज आई थिंक मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर कोटिंग एट अ प्रीमियम टुडे एंड दे आर जस्टिफाइबली कोटिंग एट अ प्रीमियम। बट मार्केट कभी कभी बीच में अपॉर्चुनिटी आपको जरूर देता है। जैसे रिसेंटली वॉर के रिलेटेड जो सिचुएशन हुई थी, उसके अंदर 1 मंथ के अंदर मार्केट ने काफी हद तक अपॉर्चुनिटी नीचे के लेवल पे दी थी। जब भी सीमेंस एनर्जी जैसी कंपनी के दाम 3200 3300 के आसपास हुआ करते थे, तभी हम बताते थे इन्वेस्टर को कि अगर मार्केट में कोई कारण सर 2500 2700 के बीच में दाम आते हैं तो दैट वुड बी अ ग्रैब अपॉर्चुनिटी। अदरवाइज 3200 3300 के प्रो प्रीमियम वैल्यूएशन कोट करते थे। सिमिलरली टुडे आल्सो some of the companies have actually scaled up, but कोई कारण से दाम नीचे आते हैं मार्केट के अंदर, so that would be a grab opportunity। मैं नहीं मानता हूँ बहुत लंबे दाम घटेंगे, बट फिर भी आपको 10 से 20% का भी फायदा मिलता है अगर कोई कारण से मार्केट के अंदर फॉल आता है, तो आई थिंक उसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। आई थिंक दिस मार्केट इज अ मार्केट ऑफ बाइंग ऑन डिप्स, तो डिप के ऊपर आपको बाय करोगे तो शायद आई थिंक आपको बेटर रिवॉर्ड मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। देवेंद्र भाई, L&T में हमने देखा कि काफी ज्यादा गिरावट आई, और वजह यह है कि उनके 37% उनके रेवेन्यूज मिडिल ईस्ट से आ रही है, और कंपनी ने हालांकि सफाई भी दिया कि हमारी जो रेवेन्यू स्ट्रीम का 5 से 7% ही इम्पैक्टेड है। आपको लगता है कि अभी भी गुंजाइश है, जो लोग इस रीसेंट रैली को चूक गए 3300 साढ़े 3300 से लेकर 4100 4200 तक की, क्या अभी भी गुंजाइश है उनके लिए पैसे बनाने के? मैंने जैसे अभी बताया कि बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। अगर आपने 41 4200 के अंदर आज बाई किया है L&T फॉर एग्जांपल, तो अगर आपको कोई कारण से मार्केट नीचे आते मिलता है तो SIP के माध्यम से आप एक्यूमुलेट करिए, बिकॉज एक चीज पक्की है कि फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनीज दे डोंट डाई बिकॉज ऑफ वन पर्टिकुलर इवेंट। आई थिंक टुडे एक चीज दूसरी भी है कि पूरे UAE रीजन के अंदर जो हिसाब से वॉर के कारण जो एक लास्ट महीने में नुकसान हुआ है, वो नुकसान के साथ में अगर आपको रिकंस्ट्रक्शन करनी पड़ी इकोनॉमी के अंदर, हर कंट्रीज के अंदर, तो रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको अल्टरनेटिव ज्यादा नहीं मिलेंगे। साउथ कोरिया में से शायद आपको हुंडई मिल जाएगा, सैमसंग मिल जाएगा, और यहाँ पे इंडिया में से आपको शायद L&T जैसी कंपनी मिल जाएगी या शापोर जी पालन जैसी कंपनी मिल जाएगी। सो एक बात की है कि आपको मार्केट के अंदर बाय ऑन डिप्स का अप्रोच रखना पड़ेगा व्हेन यू आर बाइंग एक्सपेंसिव शेयर्स। That is very easy way of I think handling the entire portfolio for any individual investor also। तो दूसरी तरफ L&T जैसी कंपनी के अंदर सबसे बड़ा जो एक चैलेंज रहता है वो एग्जीक्यूशन का चैलेंज रहता है। 7.25 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक है, बट फिर भी उसको एग्जीक्यूट करने में 4 से 5 साल लगते हैं, और 4 से 5 साल के अंदर हर साल के अंदर 4 क्वार्टर आता है।
तो 5 साल के अंदर हम 20 क्वार्टर की बात करते हैं। इन्वेस्टर के पास इतना पेशेंस नहीं रहता है। इन्वेस्टर क्वार्टर टू क्वार्टर कंपनी को देखता है और उसके अंदर ट्रेडिंग कर लेता है। मैं ऐसा समझता हूँ कि आपको क्वार्टर टू क्वार्टर दिस काइंड ऑफ कंपनी यू शुड नॉट बी सीइंग इट। These companies are required to be seen from the perspective of next 3 to 5 years to 10 years. और हर फॉल के अंदर बाय की स्ट्रेटजी आप रखोगे तो शायद आई थिंक यू विल बी मेकिंग मोर मनी आउट ऑफ दिस काइंड ऑफ कंपनीज। बिल्कुल सही बात सर। ये सारी की सारी जो कंपनी है ये हमारे देश की ग्रोथ स्टोरी से जुड़ी हैं, और जब ग्रोथ स्टोरी में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको ना ट्रेडर नहीं निवेशक बनना पड़ेगा, ये बात तो तय है। तो थोड़ा पेशेंस भी दिखाना पड़ेगा निवेशकों को कि ट्रेडिंग मेंटेलिटी से बाइंग ना करें, और अगर कंपनीज खरीद रहे हैं, कोई शेयर खरीद रहे हैं तो उसको होल्ड करके रखें। लॉन्ग टर्म में तो ट्रैक रिकॉर्ड सारी कंपनीज का इनका अच्छा है। जहां पर भी लोगों ने पैसे लगाए होंगे 5 साल 10 साल 7 साल पहले, पैसे तो बनाए ही बनाए होंगे। देवेन भाई बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज आपने समय निकाला, हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया सर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे।